आज हम ऊसर भूमि के बारे में आपको बताएंगे। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि मूल तत्व है, तो आप रेह पर टिक लगा सकते हैं। तो ऊसर ज़मीन, रेह वाली ज़मीन या लवणाधिक्य ज़मीन, क्षारयुक्त ज़मीन, ये सब एक ही तरीके की ज़मीनें हैं। और यह चर्चा के खास विषय में इस नाते होनी चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है पेपर थर्ड जो है उसमें 3 चैप्टर तो एग्रीकल्चर के ही हैं और जिसमें ख़ास तौर पर एक चैप्टर भूमि सुधार का है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम इन हेडलाइंस में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनका सामान्य परिचय क्या है, इनके संरचना, स्वरूप और संगठन कैसे हैं, फिर ये बनती कैसे हैं, और अंततः हम ये देखेंगे कि सुधारात्मक प्रक्रिया और फसल प्रबंधन, फिर निष्कर्ष की कुछ बातें करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन भी बता देंगे। तो ऊसर ज़मीन की परिभाषा के रूप में आप ये समझें, ऐसी ज़मीनें जो लवण युक्त या लवणाधिक्य हों और ख़ास तौर पर जहाँ पर सोडियम लवणों की प्रधानता हो और उत्पादनीयता इनकी कम हो, ये ज़मीनें आपकी ऊसर भूमि कहलाएंगी। ये चर्चा का विषय इस नाते भी हैं कि आम तौर पे हमारा जो पिछड़ा समाज है, जिसके पास ज़मीन कम है और जो है भी वो इसी टाइप की है, ऊसर, रेह, लवणीय, क्षारीय, जिनमें उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है या नहीं ही होता है। कुछ खास फसलों को छोड़ दिया जाए, चना, मटर वगैरह। तो आप ज़रा सोचें कि अगर यह ज़मीनें परिष्कृत कर दी जाएं, प्रबंधित कर दी जाएं, खेती योग्य बना दी जाएं, तो हमारे दोहरे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो हमें यह मिलेगा कि ज़मीन खेती योग्य हो गई तो खाद्यान्न निर्भरता आएगी, पिछले वर्ग के लोगों को भोजन मिलेगा भरपेट। और अगला फ़ायदा होगा स्थानीयता के लेवल पे, अगर इस जल जंगल ज़मीन का बेहतर उपयोग हो गया तो हमारा स्थानीय परिवेश, पर्यावरणीय परिवेश भी सुधरेगा। इनके दृष्टिगत यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम कुछ तथ्यवत बात करते हैं। तो ये है कि देश में 329 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, जिनमें से 148 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन खेती योग्य है और 117 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन आपकी परती और बंजर भूमि है। इसी के साथ साथ जान लें कि देश के विभिन्न भागों में 6.7 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक भूमि लवणीय है, क्षारीय है, ऊसर है, और जिसका 56% आपका क्षारीय है। अभी तक हम 1.74 ऊसर भूमि का ही सुधार कर पाए हैं, यानी कि गोल अभी तगड़ा है, बड़ा है, क्योंकि इन भूमियों का सुधार किया जाना, खेती योग्य बनाया जाना बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनज़र काफ़ी ज़रूरी है, जिसके दोहरे फ़ायदे होंगे हम ऊपर बता भी चुके हैं कि पहला, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरा, स्थानीयता के धरातल पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हमारा प्राकृतिक परिवेश भी सुधरेगा। ये ज़मीनें मुख्य रूप से यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती हैं, जिनकी उत्पादनीयता लगभग ना के बराबर है। इन भूमियों की ऊपरी परत पर आप देखेंगे तो सफ़ेद लवण की परत फैली रहती है, रेह टाइप का एकदम उचड़ा मुचड़ा सा जो है सफ़ेद परत आपको दिखेगी। जल निकासी का उचित प्रबंध न होने से वर्षा ऋतु में इन ज़मीनों पर पानी भर जाता है, जिसका डिसइम्पैक्ट पड़ता है कि अनावश्यक रूप से खरपतवार, झाड़ियाँ और घास के मैदान उग करके स्थानीय परिवेश को प्रदूषित भी करते हैं और तमाम तरीके से नकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। सूखने पर इन भूमियों की सतह काफ़ी सख्त हो जाती है, जिसका घाटा ये होता है कि इनकी जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, जिससे हम सॉइल वाटर सक नहीं कर पाते हैं पौधे। फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सॉइल वाटर से ही होती है।
तो ऐसी ज़मीनें अति पिछड़े लोगों के पास हैं। अगर यह ज़मीन उपज में आ जाए तो गरीबी उन्मूलन और देश में जो असमानताएं हैं उसको दूर करने में हम काफ़ी सफल रहेंगे। अतः ऊसर भूमि सुधार जरूरी है। इन ज़मीनों को हम दो रूप में देखते हैं, एक लवणीय ज़मीन, एक क्षारीय ज़मीन। तो अगर हम लवणीय ज़मीन की चर्चा करेंगे तो इनकी सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट के आयन बहुतायत पाए जाते हैं। जल स्तर ऊंचा होता है। विद्युत चालकता 4 साइमेंस प्रति सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। विनिमय योग्य लवण जो सोडियम के रूप हैं 15% से कम होता है तथा पीएच वैल्यू 8.5 से कम होती है। इस नाते ये अम्लीय हैं। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस प्रकार भूमि पर सफ़ेद लवण प्रचुरता में पाए जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इन्हीं को रेह कहते हैं। गांव में इसी से कपड़ा धुला जाता था, बचपन में हम लोग धोते थे। अभी भी गांव के जो कपड़ा धुलने वाले लोग हैं वो इस रेह का ही कपड़ा धुलने में उपयोग करते हैं। वैसे तो इनकी भौतिक दशा सामान्यतः ठीक ही होती है। यदि इनकी जल निकासी ठीक हो जाए तो अधिकांश लवण बह करके इधर उधर चले जाएंगे और भूमि अपना सामान्य रूप अटेन कर सकती है। यदि इन भूमियों का भूजल स्तर सीमित गहराई से ऊपर न आने पाए तो ये फिर से सामान्य हो सकती हैं। इनमें पानी का अवशोषण धीरे धीरे होता है, बीज देरी से जमते हैं और पौधों की वृद्धि व जड़ का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अंततः अधिक लवणीयता पौधों को नष्ट कर देती है। सीधी सी बात, जब सोडियम लवण ज़्यादा होंगे, जो नमकीन होंगे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर में, तो ज़मीन की भी कार्य फिजियोलॉजी ऐसे ही है, यह ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी। जहाँ तक क्षारीय मिट्टी की बात है तो यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन की प्रधानता होती है। विद्युत चालकता 4 साइमेंस से कम होती है। विनिमय योग्य सोडियम लवण 15% से ज़्यादा होते हैं। पीएच 8% से ज़्यादा होता है। कुल मिलाजुला करके ये लवणीय भूमि के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। हालांकि यह भी उपजाऊ नहीं होती हैं। इनकी सतह पर राख जैसे काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें 40 से 50 सेंटीमीटर की गहराई पर सोडियम युक्त कठोर परतें पाई जाती हैं। तकनीकी तौर पर इन्हीं को ऊसर ज़मीन कहा जाता है। इन भूमियों की भौतिक दशा बहुत खराब होती है। ऐसी मिट्टी में जल भराव व सोडियम लवणों की अधिकता के कारण बोई हुई फसल डेवलप नहीं हो पाती है। भौतिक दशा खराब होने से उपजाऊ और पन कम हो जाता, उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसी भूमि का निर्माण प्रायः शुष्क, अर्धशुष्क व अपर्याप्त जल निकास वाले क्षेत्रों में होता है। अब जहाँ तक इन मिट्टियों के निर्माण का कारण है, ये बनती कैसी हैं, तो इस मुद्दे पे आप कुछ पॉइंट जान लें। जैसे जहाँ पे जलवायु शुष्क होगी, नंबर 1, सिंचाई स्रोतों के आसपास, जैसे जहाँ पे ट्यूबवेल चल रही हो या नहरें चल रही हों या इस तरीके से नालियाँ हो जहाँ पे वाटर एजेम्बलेंस की संभावनाएं ज़्यादा हों, वहाँ पर भी लवणीय और क्षारीय वाटर लॉक्ड मिट्टी का निर्माण होगा। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति भी कम जिम्मेदार नहीं है और क्षारीय प्रकृति के रासायनों का ज़्यादा उपयोग करना भी लवणीय और क्षारीय मिट्टी की मात्रा को बढ़ाता है। जल निकास की उचित व्यवस्था न होना एक अगला कारण है और बार बार एक ही गहराई पर जुताई, यह भी बड़ा कारण है। और नहर वाले क्षेत्रों में जल स्तर का ऊंचा होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और सबके बाद मृदा प्रबंधन में लापरवाही और दोषपूर्ण कृषि की क्रियाएं अगले कारक के रूप में जिम्मेदार है। तो इस तरीके से लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ बनती हैं। अब हमें आगे यह देखना है कि किस तरीके से इन मिट्टियों का सुधार किया जाए। जहाँ तक इन भूमियों के सुधार का प्रश्न है
तो ऊसर भूमि को जो लवणीय और क्षारीय रूप में होती हैं तो अधोलिखित रूप से इनका सुधार किया जा सकता है। नंबर 1 निच्छालन की रीति द्वारा, नंबर 2 जल निकासी द्वारा, नंबर 3 खुरचना, ऊपर की परत को खुरच के निकाल दीजिए। नेक्स्ट खाई खोद कर, और 5th पॉइंट है घुलनशील लवणों को ऊपरी सतह से बहा देना पानी डाल करके। एंड नेक्स्ट अद्यो भूमि की कठोर परतों को तोड़ना। तो ये सब तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि जब 1997 के आसपास नीतीश जी जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एग्री क्लिनिक की अवधारणा लाई थी, तो इससे टेस्टिंग भी हो सकती है कि कौन सी ज़मीन लवणीय है, कौन सी क्षारीय है। इसे हम कृषि के दवाखाना के रूप में समझते हैं। तो इस तकनीक से हम ये देख लें कि कौन सी भूमि लवणीय है, क्षारीय है, कहाँ किस तत्वों की कमी है, उनको दूर करके ऐसे तत्वों का वहाँ पे प्रवेश करा के डाल करके उर्वरता मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी उपजाऊ ज़मीनें कम हो रही हैं तमाम तरीके की औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यापारिक गतिविधियों तथा परिवहन की गतिविधियों के कारण। अब अगर हम क्षारीय भूमियों के सुधार की बात करें, ये तो लवणीय भूमियों के सुधार की बात रही, तो पायराइट और जिप्सम का प्रयोग करके भी क्षारीय भूमियों का सुधार आप कर सकते हैं। अब रही बात इन भूमियों के प्रबंधन का क्या तरीका हो जिससे भूमियां प्रबंधित हो सकें और इनसे अधिकाधिक मात्रा में सामान्य तरीके की उपजें ली जा सकें। तो यहाँ पे हम पहली बात ये कहेंगे कि भूमि सुधार के लिए सर्वप्रथम खेत को समतल बना देना चाहिए, जिससे दिए गए पानी का प्रवाह आराम से हो सके और लवणीय तत्व निक्षालित हो सके। दूसरी बात ये कर सकते हैं आप कि खेतों की जुताई के लिए अलग अलग गहराई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी का उलटफेर हो सके। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, उपयुक्त फसल चक्र को अपनाना चाहिए। कोशिश ये रहे कि जो लवण सह जमीन है उनका उपयोग एक बार किया जाए, फिर मध्यम सह का किया जाए। तो इस तरीके से जब फसल चक्र का उचित उपयोग करेंगे तो ये ज़मीनें जो ऊसर युक्त हैं प्रबंधित या शोधित हो सकती हैं। 4th पॉइंट, इनको उपजाऊ बनाने के लिए कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, सनई ढेंचा की खाद का प्रयोग करना चाहिए। यह भी इनके प्रबंधन और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिन क्षेत्रों में पानी लवणीय व क्षारीय स्वभाव का हो वहाँ पर सिंचाई की ड्रिप अथवा फव्वारा विधि का प्रयोग करना चाहिए। 6th पॉइंट, लवणीयता व क्षारीयता सहन करने वाली फसलों का चयन करना चाहिए, जिनको हम अलग से थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फसलों की बुआई करते समय बीज सामान्य दर से ज़्यादा डालना चाहिए। मान लो कुछ बीज सर्वाइवल न भी पा पाएँ, जर्मिनेट न हो पाएँ, अपनी आवश्यक दशाओं को न प्राप्त करने की स्थिति में, तो दूसरे बीज जर्मिनेट कर जाएं, तो बीजों का इस्तेमाल सामान्य से थोड़ा ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ तक हो सके फसलों की बुआई मेड़ों पर करनी चाहिए और मेड़ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। एक और ख़ास बात, जो हम क्रिटिकल एलिमेंट खाद के रूप में उपयोग करते हैं NPK, उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग इन फसलों के प्रबंधन के लिए 20% के लगभग ज़्यादा होना चाहिए। ये भी काफ़ी लाभप्रद रहेगा। और अंततः लवणीय भूमि में उगाई गई फसलों में निराई व गुड़ाई तथा खरपतवार का नियंत्रण अति आवश्यक है, अन्यथा एक तो उपजाऊ और बंजर वैसो भी हैं, ज़्यादा पदार्थ और ऊर्जा ये सब कर लेंगे, तो निराई गुड़ाई या खरपतवार प्रबंधन भी बेहतर ध्यान क्षेत्र में रहेगा। अब जहाँ तक अभी हमने बताया कि सामान्य तौर पर ऐसी जगहों पर ऐसी फसलें का प्रयोग करें जो लवण सह हों, हेलोफिटिक हों, या कह सकते हैं हेलोफिलस हों या साल्ट लविंग हों, तो उनका उत्पादन करके हम उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर प्रबंधन न कर पाने की स्थितियाँ बन रही हैं तो यहाँ पे हम कुछ फसलों का कैटेगराइजेशन करेंगे, जैसे वे फसलें जो
लवणी और क्षारीय भूमियों के लिए कम सहनशील है। तो यहाँ पे आपका सेम है, क्लोवर है, नाशपाती है, सेब है, संतरा है, ग्रेप फ्रूट है, बेर है, मूली है, इसके बाद नींबू आदि की फसलें हैं। ये लवणी भूमि में लगभग ना के बराबर उगती हैं। तो ये कम लवण सह फसलें हैं। और जहाँ तक मध्यम सहनशील फसलों की बात है तो आपका गेहूँ है, मक्का है, धान है, ज्वार है, सूरजमुखी है, ये अनार है, अंगूर, खरबूजा, टमाटर, गोभी इत्यादि। और जो उच्च सहनशीलता वाली फसलें हैं वो अधोलिखित हैं, जैसे जौ है, चुकंदर है, कपास है, खजूर है, पालक है, मेथी है। आज आप देख रहे हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि संसद तक मोटे अनाज पहुँचे। तो ये मोटे अनाज इन बाजरा है, जौ है, यहाँ पर उपजाए जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दे करके हम खासे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन इन फसलों के उपयोग की दृष्टि से भी। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चूंकि आज का समय उद्योगीकरण का है, शहरीकरण का है, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन सड़कें बन रही हैं, तो आखिर बनेगी तो इसी ज़मीन पर, तो ज़मीन का उपयोग भी होगा। तो इस नाते कोशिश ये रहे कि धीरे धीरे आपके खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्षेत्र कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। अब उनको बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है कि इन ज़मीनों का बेहतर उपयोग किया जाए, इनका सुधार किया जाए, इनको खेती योग्य बनाया जाए। एक और खतरा यहाँ पे उत्पन्न होता है। वस्तुतः ये ऐसी जगह जहाँ वाटर रिजेम्बलेंस होता है, पानी का स्टोरेज होता है, तो उससे तमाम मच्छर, बैक्टीरिया इत्यादि पैदा होते हैं। कोरोना की महामारी आप देख ही रहे हैं। अब उसी पे बैक्टीरिया, फंजाई और ऐसे सूक्ष्म जीवों की महामारी भी बढ़ गई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी गड़बड़ाया। ग्रामीण लेवल पे संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, तो फिर सरकार क्या करेगी? मनुष्य का स्वास्थ्य भी गहरे प्रभावित होगा। इस नाते एक संकल्प के रूप में अभियान चलना चाहिए कि ऊसर भूमि का प्रबंधन हो, लवणी और क्षारीय भूमियाँ का बेहतर उपयोग हो, ताकि हमारी खेती योग्य ज़मीन बढ़ाई जा सके, हमारे किसान किसी तरीके से परेशान न हों, कम उपज की स्थिति में ये आत्महत्या न करें, इनको कर्ज न लेना पड़े, जो एक अलग से बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे 2 बातें याद रखिएगा। पहला, नेहरू जी की बात जो आपकी परीक्षा में पूछा गया, हर चीज़ इंतजार कर सकती लेकिन खेती नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात, कृषि संकट के कारण किसान कर्ज में डूबा हुआ है, न कि किसान के कर्ज में डूबने के कारण कृषि संकट में है। यह बात गहरे याद करें। ऊसर भूमि सुधार से इसको काफ़ी बल मिलेगा। अब इसी में से आप प्री मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन निकालें, पढ़ें। अब इधर हम कुछ दिन अलग तरीके की टॉपिक्स आपको बताएंगे, जैसे निबंध के लिए आज की व्यवस्था में आम आदमी कहाँ है, गरीबी अवगुण नहीं है, यह एक अवस्था है। तो इस तरीके से वीडियोज क्रम से आपके पास जाते रहेंगे। आगे हमारी कोशिश धीरे धीरे, जैसे आप हमसे ट्विन्ड होंगे, हमारे से ट्विनिंग बनाएंगे, तो हम बड़ी बड़ी टॉपिक जैसे भूमि सुधार का है, इसको नए तरह से रेक्टिफाई प्योरीफाई करके, नया कलेवर दे करके इसी में से प्री मेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन भी निकालेंगे, आपको करवाएंगे भी। आप हमारा पूरा लाभ उठाएं। हमारा सपना है कि आप IAS की परीक्षा हिंदी माध्यम से टॉप करें। हम कानपुर में हैं, आप आएँ। हमारे चैनल को यथासंभव सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम शुद्ध पढ़ाई की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं निबंध की एक टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगी आज की व्यवस्था में आम आदमी कहाँ है। धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं।